सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, मैं सीटों के आंकड़े में तो स्पष्ट रूप से आपसे क्या बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो पब्लिक का एक वेविंग और पब्लिक का जो सपोर्ट दिख रहा है, हम यहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी 150, 160, 170, एक आपका जो अंदर का आंकड़ा है वो बताएं। नहीं, अंदर के आंकड़े नहीं, अब तो जनता वोट कर रही है। अब सारे आंकड़े शाम तक तो कुछ आपके पास भी आ जाएंगे और अगला फेज में मैं मानता हूं कि बहुत ही एग्जैक्ट फिगर है कि हम अपने बहुमत से कई बड़े अंक आगे रहेंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में आपको क्या उम्मीद है अपनी एनडीए से? जिस प्रकार से डीएमके का करप्शन, जिस प्रकार से डीएमके की एनआरकी और जिस प्रकार से सनातन विरोधी मानसिकता, वो पूरी तरह से तमिलनाडु में लोगों में रिएक्शन है। वहां हमारी भूमिका छोटी है, हम अलायंस पार्टनर में हैं और हमारा मुख्य दल एआईडीएमके वहां पर लड़ रहे हैं हम लोग मिलकर। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से पब्लिक के अंदर रिएक्शन मैंने देखा, मैं खुद भी कई कैंपेन में वहां पर गया, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि डीएमके को इस बार इसका भारी नुकसान होगा। विजय फैक्टर कितना बड़ा है? ये किसको नुकसान करेगा या किसको फायदा करेगा? देखिए, विजय फैक्टर कितना बनेगा, राजनीति में कई बार ग्लैमर से भी लोग आते हैं और स्थान बनाते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है पिच पे थोड़ा समय बिताना पड़ता है। और अगर कई बार हम लोगों ने देखे ऐसे ऐसे कई बड़े लोग आते हैं और वो कितने जमीन पर रह पाते हैं, वो देखने का विषय है। मैं मानता हूं कि विजय जी के लिए शुरुआत जरूर है, पर बहुत बड़ी शुरुआत होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो ज्यादातर पोल डीएमके को दिखा रहे हैं कि डीएमके आगे है। क्या आने वाले समय में विजय के साथ मिलकर सरकार बनने की कोई संभावना है? कोई पोस्ट पोल अलायंस की बात हो सकती है? हमारी ऑलरेडी अपनी अलायंस वर्किंग है और सभी अलायंस पार्टनर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज पोस्ट पोल के लिए कहीं कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि हम एनडीए एज ए फ्रंट सरकार बनाएंगे। तो विजय के साथ हाथ मिलाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार बनेगी? हम तो आश्वस्त हैं। असम में कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन का कहना है कि असम में अगर आपकी सरकार बनेगी तो डिलिमिटेशन के फायदे की वजह से बनेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे जो कांग्रेस के साथी लोग हैं, ये डिलिमिटेशन तो आपने भी कई बार कराया, क्यों नहीं आप लगातार सरकार बनाते रह गए? सरकार केवल डिलिमिटेशन से बनती और इन सब चीजों से, तब तो आपकी सरकार कभी नहीं जाती। वो जनता के मैंडेट से बनती है। जनता के बीच में हमारा क्या अप्रोच है, क्या हमारा रीच है, हमने डेवलपमेंट कैसे किया, हमने लॉ एंड ऑर्डर कैसे किया, हमने गवर्नेंस कैसे दिया, इन मुद्दों पे बनता है। हमारी लीडरशिप कैसा काम किया, इन मुद्दों पे बनता है। डिलिमिटेशन पे अगर सरकारें बनती तो दिल्ली में बैठे बैठे जो डिलिमिटेशन कानून बनाए थे वही सत्ता में अभी रहते। साउथ में भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक तरीके से अपनी साथ नहीं जमा पा रही है। तमिलनाडु में आप पहले अन्नामलाई को आपने आगे किया, उसके बाद उनको आपने पीछे कर लिया, आप एआईडीएमके के संग गए, तो अकेले जाने की हिम्मत नहीं की आपने तमिलनाडु में। लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय। देखिए, गठबंधन दल धर्म को हम लोगों ने हमेशा निभाया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में से आप देखिए, हमने हमेशा अलायंस को अपना प्रमुखता से रखा है। जब हम 303 के आंकड़े में भी थे तो भी हम एनडीए के रूप में थे। आज हम अगर 240 पे भी हैं तो भी हम एनडीए के स्वरूप में रखते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि इस देश की राजनीति को गठबंधन का विषय के साथ लेके चलना है, ताकि हम सभी तरह के माइंडसेट को अपने साथ लेके चलें। जहां तक तमिलनाडु की बात है, मैं इस पे स्पष्ट मानता हूं, परिस्थितियां राजनीति में कई बार अलग अलग होती हैं, अंकगणित के आधार पर अपने दावे प्रतिदावे होते हैं, लेकिन एआईडीएमके, बीजेपी और हमारे एनडीए अलायंस एक स्वाभाविक रूप से वहां पर पब्लिक के लिए अलायंस है और उस अलायंस के साथ हम लोग ने फिर विधानसभा चुनाव में आगे बढ़े। अन्नामलाई लोकसभा चुनाव लड़े थे, इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में पूरे कैंपेन में हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं। मैक्सिमम मेरे साथ 2 रोड शो में वो रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, तो कहाँ पीछे किया है। अब एक व्यक्ति को अगर लोकसभा मिला है तो बाद में उसके लिए पार्टी हर आदमी के लिए होमवर्क करके रखती है। थोड़ा लग रहा था कि मुंह फुलाए बैठे हुए। देखिए, मैं तो मानता हूँ पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए होमवर्क किए रहती है, समय आने पर उस होमवर्क का पता चलता है। केरला में आप कैसे देखते हैं, कौन जीतेगा? कांग्रेस का पड़ला भारी है या फिर पिनराई विजयन का? जिस प्रकार से केरल में हम लोग की बढ़ोतरी हो रही है, 1.5% से 20% तक वोट पे गए। कल तक इन दोनों की जो मैच फिक्सिंग थी, एलडीएफ यूडीएफ की जो खेल चलता था, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति बड़े अंक के साथ दर्ज की है और कहीं ना कहीं ये उपस्थिति दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अब केरल में दम सामने आने वाला है।
तो ये जो एलडीएफ यूडीएफ का खेल है, इनकी मैच फिक्सिंग गेम चलती रहेगी। हम अपनी उपस्थिति स्ट्रांग रूप से और बेहतर तरीके से देने जा रहे हैं। नितिन जी, ये तो रहे अभी के होने वाले चुनाव की बात। कुछ चर्चा करते हैं आने वाली चुनौतियों की, आने वाले समय की। आपके अगले साल सात स्टेट्स के चुनाव हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती किन स्टेट्स को आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं? ये एक अहम चुनाव होगा अगले साल। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, जिस उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए जाना जाता था, वसूली के लिए जाना जाता था, और जिस केवल कास्ट के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकास के नाम पे जाना जा रहा है, एक्सप्रेसवे के नाम पे जाना जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से आम आवाम को जिन चीजों की पहली आवश्यकता होती है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इन सब चीजों में आज उत्तर प्रदेश बेहतर तरीके से देश के अग्रणी राज्यों में काम कर रहा है। तो आम जनमानस इसको देखकर वोट करता है। आज हमने अगर गरीब की भी चिंता की, चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न योजना से लेकर पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को नीचे क्रियान्वयन तक, वहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी दिखाया। हम इन्वेस्टमेंट भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है योगी जी का, वो भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे तीसरे सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए काफी है। तो 2024 में फिर झटका क्यों लगा? देखिए, हर चुनाव अपने अलग अलग परिस्थितियों को लेके आता है। उसमें भी कुछ चीजें हमारी कमी रही, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी मैंडेट रहा वो मैंडेट हमारे पक्ष में रहा। हाँ, ये जरूर है कुछ कमियां हमारी थी, हम उसको दूर कर रहे हैं। पंजाब एक स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चुनाव, हरदम आपने किसी पार्टनर के साथ लड़ा है, मगर आप अपना स्थान एक तरीके से नहीं बना पाए। आने वाले समय में पंजाब में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में स्ट्रांग है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपने ही कर्मों के आधार पर, कुकर्मों के आधार पर गिरेगी। ये जरूर है, पंजाब हमारे लिए चुनौती रहा है हमारे आधार को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों के साथ जो हमारा संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के साथ हर फोरम पे खड़ी रही है, हर समय खड़ी रही है, चाहे वो जनसंघ काल क्यों ना हो। जनसंघ कालखंड से हमें वोट कम मिले, हम कम स्थान पर, लेकिन हमने पंजाब के सिचुएशन को, पंजाब के मिजाज को हमेशा अपने नजदीक पाया और हमने हमेशा उनके साथ। और आने वाले समय में संघर्ष होता है, कई बार हमको समय लगता है उस पिच पे अपने आप को जमाने का। मैं मानता हूं कि 2026 का जब 27 का जब इलेक्शन होगा पंजाब, इस बार पंजाब भाजपा के दृष्टि से नया स्वरूप में दिखेगा। तो क्या आप अकेले लड़ेंगे इस बार? 100% हम अकेले लड़ेंगे और एक नए स्वरूप में दिखेंगे। और अकाली दल के किसी के साथ कोई समझौता नहीं? देखिए, आज हम अपने स्वरूप में, अपने संगठन के बल पर अपनी जनाधार को बढ़ाते हुए चुनाव मैदान में जाएंगे। उत्तराखंड में आप कैसे देखते हैं पार्टी की पोजीशन? काफी चुनौतियां रही हैं पिछले 1 सालों में। देखिए, हर राज्य सरकारों को वहां की परिस्थितियों को संभालने की कई चुनौतियां होती, लेकिन हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, हम डेवलपमेंट को देखते हैं, हम वहां के जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर आदमी के, पब्लिक के लाइफ में, उन सब चीज के ग्रोथ को देखते हैं। और मैं मानता हूं कि आज उत्तराखंड पूरी तरह से डेवलपमेंट के फोरम के हिसाब से देखिए, पूरे हमारे जो यूएसपी रहती है गवर्नेंस का, उस फोरम से देखिए, तो हम बेहतर रूप से आगे बढ़े हैं। और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम और बेहतर परिणाम लेके आएंगे। तो आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में चेहरा योगी और धामी ही होंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार चलाएं तो निश्चित रूप से चेहरे होंगे। बिहार के बारे में बात करते हैं। वहां पे भी एक तरीके से एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है। पहला भाजपा का मुख्यमंत्री, और वो भी काफी उम्र में कम। इसको कैसे देखते हैं? आप तो वहां से आते हैं, आप वहां मंत्री भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं। देखिए, बिहार हमारे एनडीए और बीजेपी के समय से लंबे समय तक हमारा आधार क्षेत्र रहा। हम लोगों ने अलायंस पॉलिटिक्स के में निश्चित रूप से बिलीव किया। एक समय हम बड़ी पार्टी थे तो भी हम लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेतृत्वकर्ता बनाकर आगे किया, और उस गठबंधन को हमने निभाया भी लंबे समय तक। और आज कहीं ना कहीं एक समय आया जब जदयू ने वो फैसला किया जो फैसला हमने कभी पहले किया था, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो फैसला हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। और मैं ये मानता हूं कि ये दोनों दलों की आपस की जो एक अंडरस्टैंडिंग है,
जो अपने आप में इतिहास में लिखी जाएगी कि दोनों ही दलों ने जब जब मौका मिला गठबंधन धर्म को कैसे निभाया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया। एक समय था जब हम खुद बड़ी संख्या में थे, फिर भी हमने निर्णय नीतीश कुमार के लिए किया। तो ये दोनों ही चीजें मुझे लगता है कि अलायंस पॉलिटिक्स के लिए उदाहरण बनेंगी। और आज सम्राट चौधरी के रूप में एक लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर तय किया है, और मेरा ये मानना है कि ये एनडीए के जो संकल्प रहे हैं 2025 के, उन संकल्पों को पूरा करेगी। बिहार में जदयू जो है, अब इसका अस्तित्व ऑपोजिशन कहती है कि खतरे में है, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी पार्टी है और आने वाले समय में उनके पास कोई लीडर भी नहीं है। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे मैं देखता हूं जो खुद ही अस्तित्व विहीन हो जी, जिनका खुद का जनाधार नहीं बचा हो, वो जदयू जैसी बड़ी पार्टी पर सवाल उठाए या उनके अस्तित्व की इस बात। आज आप कहां पे हो? अरे पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेते। इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े कैंपेन, इतने बड़े बड़े लोगों को उतार कर मैदान में क्या मिला? जनता के बीच में जब तक आप ही नहीं हो, जनता आप ही के साथ कुछ खड़ी नहीं हो पा रही, आप हम पर उठा रहे हो जिसके 84 एमएलए है, 80 एमएलए। तो मेरा ये कहना है कि अपने अस्तित्व पर पहले झांकना चाहिए, और जदयू पूरी तरह से एज ए पार्टी स्ट्रांगली खड़ी है, और बीजेपी और जदयू एनडीए अलायंस के रूप में हम लोग बेहतर काम करके आगे बढ़ रहे हैं। हम जनता के प्रति कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं और उनके नेता राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता है उसमें इतनी कटुता है, क्या ये रिश्ता कुछ बेहतर हो सकता है? एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन को साथ में लेकर चलना भी तो एक बड़ी बात है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं तो मानता हूं कि सत्ता सरकार का अंग होता है विपक्ष, पर इमैच्योर पॉलिटिशियन जैसे राहुल गांधी, जिनको पॉलिटिक्स के लिए केवल एनार्किस्ट माइंडसेट हो, उस माइंडसेट के व्यक्ति को जिसको ये नहीं समझ में आए कि चीजों की गंभीरता क्या होती है, उनकी एक्टिविटी हाउस के अंदर, हाउस के बाहर आप देखिए, उनके शब्दों को हाउस के अंदर, हाउस के बाहर देखिए। अरे एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह की चीजों का प्रयोग करता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्सियत हुए, कई ऐसे बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उनके बिहेवियर को देखिए, उनके एक्टिविटी को देखिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मैं मानता हूं कि सरकार का एक पार्ट है, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसका वर्किंग, इस प्रकार का लैंग्वेज, उस प्रकार के बिहेवियर पब्लिक डोमेन पे किस तरह के शब्दों का, मैं तो मानता हूं कि इमैच्योर पॉलिटिशियन है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है। पर उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी खड़गे जी ने मोदी जी के बारे में बोला। अब तो मैं कहूंगा कि राहुल जी का जो कुनबा है, जो दबाव बनाता है, जो उनकी पीआर एजेंसी उनको समझाती है, वही शब्दों का प्रयोग बेचारे मल्लिकार्जुन जी भी करते रहते हैं। मैं तो मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो ओछी मानसिकता है, जो पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग करने की जो परंपरा बनाए, उस परंपरा के वाहक बनकर मल्लिकार्जुन जी नजर आ रहे हैं। और मैं मानता हूं इसके बावजूद कि उनको इतनी बार सजा मिली है, फिर भी उस सजा से सीखने का काम नहीं करते हैं। देश की जनता ने हमेशा उनको सिखाया कि मोदी को अपमान करोगे तो हम मोदी के सम्मान में और जीत का माला पहनाएंगे, फिर भी अभी तक उनको अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। आपसे बात करके नितिन जी बहुत अच्छा लगा, और ये देखकर समझ में आ रहा है आपसे जिस तरह से बात हुई अभी कि आप यू हैव हिट द ग्राउंड रनिंग, जिसको बोलते हैं कि आप तुरंत आते ही क्रीज में जो है आपने सेटल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया और चौके छक्के लगाने शुरू। मैं ये मानता हूं कि राजनीति के पिच पे पूरा समय बिताना चाहिए जी, और चौके छक्के की नहीं, अगर पिच पे आपको जमना है तो समय बिताना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े आज। थैंक यू।